तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। अब मैं आपको कारक, बहुत इम्पोर्टेंट है कारक व्याकरण में। छोटे बच्चों को कारक ज़्यादातर कंफ्यूज जाते हैं, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि कारक पर हम छोटे छोटे से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कारक को बोलते हैं केस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। तो कारक क्या है? कारक को एक विभक्ति भी कहते हैं, कारक को परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। 8 प्रकार के होते हैं। तो परिभाषा बताती हूँ। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से, ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जब हम छोटे थे तो एक हम लोगों को गाकर सुनाया जाता था, उसमें मैं बोलती हूँ, कर्ता ने कर्म को और करण से जान, कर्ता ने कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के ही संबंध में अधिकरण समान, संबोधन है रे एक कारक की पहचान। अभी मुझे व्याकरण की किताबों में लिखे हुए नहीं मिलता, पर मुझे अपना याद है तो उस तरह से मुझे टीचर लोग पढ़ाया करते थे। सारी विभक्तियां कारक की आ गई हैं। अब एक और बनाया है, कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को बताया, अधिकरण में संबोधन है अरे अरे यही कारक ने सिखाया। इस तरीके से छोटी छोटी सी युक्तियां हैं जिसके माध्यम से हम कारक के चिन्ह को याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एक उदाहरण आपको समझ रखती हूँ जिससे आप कारक को समझेंगे। देखिए ध्यान से, हे मित्र, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या से बाहर लंका में मारा। अब यहाँ पर हे, ने, को, से, के लिए, से, में वे चिन्ह हैं जो संज्ञाओं को आपस में जोड़ रहे हैं, और ये चिन्ह ही कारक कहलाते हैं। ये चिन्ह को ही हम परसर्ग कहते हैं, इन्हें ही हम विभक्तियां कहते हैं। परसर्ग का अर्थ होता है पीछे, अर्थात, और सर्ग का मतलब जुड़ना, पीछे जुड़ना। तो ये कारक की मैंने आपको परिभाषा बताई। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ किस तरीके से इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसी में कारक के चिन्ह भी बताऊंगी। देखिए कारक के चिन्ह लिखे हुए हैं, ध्यान इसको भी देखिएगा। और चिन्ह को पहचानने के लिए कुछ मैंने प्रश्न वाले शब्द भी लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से मैं चिन्ह को हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे पहले लिखा है कर्ता, कर्ता ने, इसे हम किसने और कौन क्वेश्चन यदि करेंगे क्रिया से तो पहचान सकते हैं। कर्म, कर्म को से के द्वारा, कभी कभी किसे और क्या प्रश्न से कर सकते हैं। किसके लिए, किसके द्वारा, किसके लिए, किसको, कहाँ से, किसका, किसके, ये सब मैंने प्रश्न बनाए हैं जिसके माध्यम से हम कारक को पहचान सकते हैं। तो देखिए इसको भी आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं और ध्यान करके उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको चिन्ह याद होना बहुत जरूरी है। चिन्ह तो आपको बेसिक उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान इस बात पर देना है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने पर जब हम से का प्रयोग करते हैं तो वो अपादान कारक होता है। इसके अलावा सीखने के लिए, तुलना के लिए, दूरी के लिए, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा और किसी उद्गम स्थान के लिए जब हम से का प्रयोग करते हैं वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे मैं गुरुजी से पढ़ता हूँ तो सीखना हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। रीता राधा से सुंदर है, कंपेयर किया जा, तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। राम सांप से डरता है, डर में भी इस तरह से शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अब कुछ इसको आपको देखना है। देखिए कर्म कारक के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। कर्म कारक की विभक्ति को है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें भी मैंने कुछ चिन्ह के प्रयोग किए हैं, जैसे कि लिखा है निर्जीव, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग होती है वहाँ पर को यद्यपि विभक्ति है उसकी कर्म की, पर उसका प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना होगा आपको। जैसे मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा,
लिखने वाला करता है, पर क्या लिख रहा है वो? निबंध। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है इसमें। एकता ने पुस्तक पढ़ी, एकता माध्यम है, और क्या पढ़ा उसने? पुस्तक। तो पुस्तक और निबंध दोनों जो है नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं, इसलिए इसमें को का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसकी जो शर्तें हैं उनको लिखा हुआ है मैंने, उससे आप समझने की प्रयास करें। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, इनमें एक सजीव और एक निर्जीव होता है, तो सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है और निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो बच्चा इसमें क्या हो गया? ये द्विकर्मक क्रिया होगी। बच्चा है जिससे को लिखा हुआ है, खाना निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको आप देखिएगा। ऐसे कुछ अभ्यास कार्य मैंने बनाए हुए हैं, इन अभ्यास कार्यों के माध्यम से भी आप कारक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ज़्यादातर हमको करण कारक और अपदान कारक में दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों में से का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब करण कारक में से का प्रयोग होता है तो माध्यम के लिए होता है। मैं रिक्शे से स्कूल जाता हूँ, और बाकी दूसरी जगह जहाँ से का प्रयोग होता है वहाँ पर वो अपदान कारक होता है। तो अलग करने के लिए नहीं, मैंने कई चीजें शुरू में बोली, उन सब में जे का प्रयोग है तो अपदान कारक है। अब देखिए, कर्म कारक और संप्रदान कारक को समझने के लिए दोनों का अंतर समझना होगा। कहीं कहीं पर पीड़िता को दान दो, संप्रदान कारक, क्योंकि जब भी किसी को देने की चीज होगी, ध्यान दें, दान या उपकार देने का भाव जहाँ मुख्य होगा वहां पर को का प्रयोग हुआ है तो संप्रदान कारक होगा। ठीक है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, कर्म कारक है। पुस्तक मेन है, राम तो माध्यम है, राम ने मोहन को पुस्तक दी। तो यहाँ पे देखिए, एक कारक ये है सजीव कर्म, दूसरा पुस्तक निर्जीव कर्म है, इसलिए यहाँ पे को लगा हुआ है, कर्म कारक होगा। पुत्र ने माँ को पत्र लिखा, कर्म कारक। दादी ने भिक्षुओं को भरपेट भोजन दिया, दान दिया, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। भिखारी को रोटी दो, भिखारी को भी कुछ देने का भाव है, उपकार करने का भाव, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान देना है, यदि संप्रदान कारक में को की भक्ति है, इसका मतलब है यदि दान या उपकार का भाव किसी वाक्य में है और को लगा हुआ है तो वो कर्म कारक में होकर संप्रदान कारक होगा। ऐसे आपने इसको अभ्यास से समझना है। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।